हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सीक्वेंसेस फ्रॉम द बुक ऑफ रियल एनालिसिस. लेट्स डिफाइन फर्स्ट द definition of sequence. A function whose domain is the set of natural numbers capital N and the range a subset of real numbers capital R is called a real sequence. Or in the form of function we can see this: if capital N is a set of natural numbers, अगर n natural numbers का set है and capital X भी any set, कोई भी ऐसा set which belongs to the set of R, ठीक है, अगर R है तो रियल सीक्वेंस, अगर इसके अलावा कोई और है तो दैट सीक्वेंस. अब वो कैसे होगा? देन अ फंक्शन एफ n to x इज कॉल्ड सीक्वेंस. अगर इस टाइप का फंक्शन हम डिफाइन करते हैं, x बी एनी सेट, इफ x इज इक्वल्स टू r गिवन है, वेयर r इज द सेट सबसेट ऑफ r capital R real numbers, then f is called real sequence. and अगर x is equals to c है, capital C, which is a subset of capital या फिर subset of capital C है, then f is called a complex sequence. here c denotes the complex number set. ठीक है. और वी कैन से जो आपकी बुक में दिया गया है, लेट a वेयर a इज डिफाइंड, जैसे एफ फंक्शन है वैसे ए एक फंक्शन है, देन एन टू कैपिटल आर बी अ सीक्वेंस, द इमेज ऑफ एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन. यू नो दिस इज कॉल्ड इमेज, दिस इज कॉल्ड डोमेन. तो आपके पास n बिलोंग्स टू कैपिटल N, जो भी इमेज आएगी उसे हम किस तरीके से लिखेंगे? ए एन के तरीके से. कि यहाँ पर जैसे आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे 1 2 3, जो भी नंबर आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जो ये आएगा A1 A2 A3, इस तरीके से ये लिंक होगा. दस A1 A2 A3 अप टू AN, अगर n तक है या फिर उसके आगे है, आर द रियल नंबर्स एसोसिएटेड विद 1 2 3 एंड सो ऑन. ठीक है, ये n यहाँ पर कहीं नंबर आएगा तो उसके आगे भी. बाय दिस मैपिंग an इज कॉल्ड जनरल टर्म और द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस. जैसे an जो होगी वो हम nth टर्म या जनरल टर्म, जिसमें हम 1 2 3 अगर सब्स्टिट्यूट करें तो किसी भी पर्टिकुलर एल वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज an इज रिटन एज, इस तरीके से भी लिखा जाता है an को, इस तरीके से भी लिखा जाता है. और हमेशा जब भी अगर आपको सीक्वेंस का वर्ड यूज़ किया जाए कि सीक्वेंस an, तो हमेशा उसको कर्ल ब्रैकेट के साथ ही लिखेगा. तो यहाँ पे आपके पास या तो सीक्वेंस इस तरीके से लिखी जाएगी, जब भी इस तरीके से ब्रैकेट में है तो इट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस एंड इट रिप्रेजेंट्स द सीक्वेंस. नाउ रेंज ऑफ द सीक्वेंस, रेंज मतलब जो वैल्यूज़ होती हैं सीक्वेंस की. द रेंज ऑफ द सीक्वेंस, this sequence an is a set of values an, n belongs to capital N, where n belongs to capital N, consisting of distinct terms without repetition and irrespective of their position. ठीक है, जब भी आपके पास an की टर्म्स लिखी जाएंगी, डिफरेंट टर्म्स होंगी, तो आप कोई रिपीटिशन नहीं हो, और इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन, पोजीशन भी इसमें नहीं ली जाती है. जो पोजीशन आगे पीछे हो सकती है, बट सीक्वेंस मतलब कोई एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को फॉलो करने वाला. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सीक्वेंस डिफाइन करती हूँ 1 2 3 4, तो ये भी सीक्वेंस है. अगर मैं इसमें डिफाइन करती हूँ लाइक 2 का 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो जो नेचुरल नंबर के साथ लिंक है, जैसे आपके पास 1 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, और नेक्स्ट आपके पास 16 आ गया, तो ये भी एक टाइप की सीक्वेंस है बिकॉज इट फॉलोइंग सम पर्टिकुलर रूल. तो अगर कोई पर्टिकुलर रूल फॉलो करते हैं जिसमें डोमेन क्या आता है, हमेशा नेचुरल नंबर्स का सेट आता है, और जो भी वैल्यूज़ आगे आती हैं उसे हम सीक्वेंस फॉर्म कहते हैं. For example, we can define a sequence an, which is an where an is equals to n. तो हमारे पास सीक्वेंस क्या बनेगी? 1 2 3 n एंड सो ऑन. अगर मैं an इस तरीके से सीक्वेंस डिफाइन करती हूँ जिसमें an की वैल्यू 1/n है, तो हम क्या कहेंगे इसे? 1 1/2 1/3, जहाँ पे मतलब हमें वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करनी पड़े नेचुरल नंबर्स की. या फिर हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से कि ए वेयर an इज इक्वल्स टू c, वेयर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N. तो इसका क्या मतलब है कि हर एक एलिमेंट c के बराबर है, a1 भी c के बराबर है, a2 भी c के बराबर है, और सो ऑन हमारे पास c तक रहेगा. तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? c हो जाएगी.
ठीक है। और इस तरीके से अगर मैं सीक्वेंस डिफाइन करती हूँ जिसमें an की वैल्यू -1 रेज़ टू द पावर n है, तो n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 2 3 4 सब अब, बट स्टार्ट कहाँ से होगी, n इज इक्वल टू 1 से ही स्टार्ट होगी। तो मेरे पास की सीक्वेंस किस तरीके का बनेगा, पहले अगर 1 है तो -1, अगर 2 है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3 है तो फिर नेगेटिव, 4 है तो इस तरीके से n में आप सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और यू कैन फाइंड आउट द रेंज। तो रेंज क्या बनी है इसकी, रेंज 2 ही वैल्यूज़ आ रही हैं, इसलिए हम इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि आपके पास रेंज आ रही है -1 एंड 1, और सो ऑन आपके पास कोई भी आप सीक्वेंस इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी सम मोर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द सीक्वेंस, कि जैसे अब आपके पास mth टर्म, जैसे ये थर्ड टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये nth टर्म है, यहाँ पर भी सेकेंड टर्म है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और मतलब अगर हम जर्नल वे में लिखें तो हमारे पास जो mth और nth टर्म आती है, जहाँ पे आपके पास m इज़ नॉट इक्वल टू n है, आर ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट इवन इफ़ am इज इक्वल टू an, ठीक है। वेयर जैसे यहाँ पर आपके पास आ रही है, यहाँ A2 और A3 दो डिफरेंट टर्म्स है, तो मैं इसको लेट mth पोजीशन पे और nth पोजीशन पे मान लेती हूँ, पर इसमें क्योंकि 2 डिफरेंट है और 3 डिफरेंट है, मतलब आपका जो डोमेन है इट इज़ डिफरेंट, बट चाहे वैल्यू सेम है क्योंकि दोनों की ही वैल्यू C आ रही है, पर फिर भी हम ये कहेंगे कि इट फॉलोइंग अ सीक्वेंस, द टर्म्स occurring at in different positions are treated as distinct terms even if they have the same value. So therefore the order of elements cannot be changed, ठीक है। इन द सीक्वेंस ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज n 1 से 2 3 4 इस तरीके से आ रहा है, या तो इंक्रीजिंग जाएगा या तो डिक्रीजिंग जाएगा। देन नेक्स्ट एक और पॉइंट है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीक्वेंस इज ऑलवेज इनफाइनाइट वेयर एज द रेंज ऑफ द सीक्वेंस मे बी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये इनफाइनाइट हो सकती है, मे बी उसमें फाइनाइट, वो कैसे, अब जैसे ये है n जो है वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, 1 से लेके इन्फिनिटी क्यों जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर्स है, बट जो एलिमेंट्स आ रहा है रेंज तो आपकी फाइनाइट है बिकॉज 2 ही वैल्यूज़ बन रही है। तो इसे हम कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीक्वेंस इज ऑलवेज इनफाइनाइट where as the range of a sequence may have a finite number of elements. Now नेक्स्ट हमारे पास इक्वल सीक्वेंसेस आती हैं, तो इन इक्वल सीक्वेंसेस में हम क्या करेंगे कि आपके पास जो वैल्यू आएगी, इक्वल सीक्वेंस का मतलब क्या है कि व्हेन एवर वी हैव an इज इक्वल्स टू bn, जो nth टर्म है दो अलग अलग सीक्वेंसेस की, अगर वो सेम आ रही हैं तो हम उसे कहेंगे कि वो सीक्वेंस क्या है, हमारे पास इक्वल सीक्वेंस है, ओके। और एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके पास रेंजेस इक्वल है पर जो एलिमेंट्स हैं सीक्वेंस के वो इक्वल नहीं है, तो हम तब भी उसे सीक्वेंस को इक्वल नहीं कहेंगे, या फिर कहने का मतलब है इफ़ रेंजेस ऑफ 2 सीक्वेंसेस आर इक्वल इवन देन द सीक्वेंसेस मे नॉट बी इक्वल। वो केस आपके पास कैसे आएगा, if we take an is equals to -1 raised to the power n and second we take bn is equals to -1 raised to the power n plus 1, तो यहाँ पे n 1 2 3 4 सो ऑन चलेगा। a1 जो स्टार्ट होगा वो सीक्वेंस ये वाली जो -1 से लेके n -1 1 -1 1 आएगी, और bn की सीक्वेंस क्या आएगी 1 -1 1 -1 1 -1, बट फर्स्ट टर्म इज़ नॉट इक्वल टू सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म इज़ नॉट इक्वल टू द first term of an is not equal to the first term of bn, and second term of an is not equal to the second term of bn. Therefore the sequences are not equal, but the range of both the sequences are -1 and 1. Hence these two sequences cannot be said as equal sequences. नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंसेस का। तो बाउंडेड डेफिनेशन है, अ सीक्वेंस an इज सेड टू बी बाउंडेड अबव इफ़ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर k। हम बाउंडेड अबव, जैसे हमने आपको पहले बाउंड्स बताए किसी भी एलिमेंट के निकालना, जो लीस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के चैप्टर में आपने पढ़ा है, जो उसमें भी आपने ये पढ़ा है कि सीक्वेंसेस, ये यहाँ पर सीक्वेंसेस के बाउंड्स देखेंगे हम। तो ए सीक्वेंस an इज सेड टू बी बाउंडेड अबव जैसे कि जिसमें आपके पास हर एक टर्म इज ईदर लेस देन और इक्वल टू k रहेगी। अगर इस तरीके से हम किसी भी सीक्वेंस की एलिमेंट्स को लिख सकते हैं फॉर ऑल n, इसमें ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि हमेशा लिखिएगा भी कि n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर सेट, ठीक है। देन k इज़ कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस an, ओके। अ सीक्वेंस
Next is a sequence an is said to be bounded below. अब बाउंडेड बिलो की बात हो रही है तो लोअर साइड से हम चेक करेंगे इफ़ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर h, कोई ऐसा रियल नंबर h एग्जिस्ट करता है सच दैट h इज़ लेस देन और इक्वल टू an अगर होता है तो हम कहेंगे h इज़ द लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस an और वी से दैट द सीक्वेंस इज़ बाउंडेड बिलो. नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन आती है बाउंडेड की. तो बाउंडेड की डेफिनेशन है अ सीक्वेंस an is said to be bounded if it is bounded above as well as bounded below. That is, if there exist two real numbers h and k such that h is less than equal to an is less than k. Hence, the sequence is said to be bounded if it is bounded below and bounded above. Here, the sequence an is bounded below by h and bounded above by k. And a sequence is said to be unbounded if it is not bounded from any of the side. Okay? अगर आपके पास बाउंडेड बिलो है बट बाउंडेड अबव नहीं है तो बाउंडेड बिलो कहलाएगी. अगर बाउंडेड अबव है और बाउंडेड बिलो नहीं है तो बाउंडेड अबव कहलाएगी बट है तो वो अनबाउंडेड फ्रॉम वन साइड. तो देयरफॉर अगर वो एक भी साइड से बाउंडेड नहीं है तो हम कहेंगे कि आपके पास द सीक्वेंस इज बाउंडेड इज नॉट बाउंडेड. ओके. Now, the properties of least upper bound of an sequence is property of least upper bound of sequence an is first property. अगर वो least upper bound अगर है तो it means bounded above होनी चाहिए for all n belongs to capital N. और second, for given epsilon greater than 0 however small there exists at least one positive integer m such that am is greater than u minus epsilon. Okay, if it is property of greatest lower bound of an is first an should be greater than or equal to n. यहाँ less than है, यहाँ greater than equal to n है for all n belongs to capital N. और second property for given epsilon greater than 0 however small there exists at least one positive integer m such that am is less than l plus epsilon. Okay, I hope you have understood the properties. Now I'm going to discuss very important point about the bounded sequence. If it is a bounded sequence then we can say that if an is bounded therefore there exist two real numbers h and k such that हम कैसे लिख सकते हैं अगर कोई भी कभी भी सीक्वेंस बाउंडेड कही जाएगी तो इट मीन्स बोथ it is bounded from above also it is bounded from below. an k for all n belongs to natural. This line is very important. Let m is the maximum of modulus h modulus k therefore less than equal to m less than equal to m which implies minus m is less than equal to h is less than equal to m and minus m is less than equal to k less than equal to m. Therefore from this equation and from this one we conclude that minus m is less than equal to an less than equal to m for all n belongs to capital N, or we can say mod an is less than equal to capital M for all n belongs to n, where we have used the property of modulus. Okay, so now if we assume that modulus of an
is less than equal to m for all n belongs to capital N. Therefore, minus m is less than equal to an less than equal to m for all n belongs to capital N, which implies sequence an is bounded. क्योंकि ये लोअर बाउंड भी है और अपर बाउंड भी है, therefore sequence an is bounded तभी होगी if and only if there exists some capital M which is greater than 0 such that modulus of an is less than equal to m. Therefore, the sequence an is bounded if and only if there exists a real number m such that mod an is less than equal to m for all, ये बहुत important condition है, for all n belongs to capital N. Okay, therefore if each element of an is greater than 0 and sequence an is unbounded, then it is said to be unbounded above, क्योंकि हर एक सीक्वेंस ग्रेटर देन 0 है और ये अनबाउंडेड है. अगर ये कहा जाए कि each element an is less than 0 and sequence an is unbounded, ये भी कहा जाए कि it is unbounded, then it is अनबाउंडेड बिलो, क्योंकि ऊपर साइड से तो अपर साइड से तो आपके पास क्या है 0, तो लोअर साइड में ये अनबाउंडेड है. अनबाउंडेड मतलब n बिलोंग्स टू 1 2 3 कितना भी जा सकता है, देयरफॉर इट इज अनबाउंडेड बिलो. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कन्वर्जेंट सीक्वेंस. कन्वर्जेंट सीक्वेंस में हमारे पास डेफिनेशन आती है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की. अ सीक्वेंस an is said to be converges to limit L if the given epsilon greater than 0 however small there exists a positive integer m, ठीक है, which depending upon epsilon such that modulus of an minus L is less than epsilon for all n greater than equal to m where m is any positive integer. ठीक है, there hence L is called limit of a sequence. किस सीक्वेंस की? an की. So we write it as limit n tends to infinity an is equals to L, और हम लिख सकते हैं limit an is equals to L, or we can simply write it as an tends to L as n tends to infinity. अब बहुत important जो ये डेफिनेशन है इसको समझने की कोशिश कीजिए कि कोई भी सीक्वेंस an हम तभी कहेंगे कि ये कन्वर्ज करेगी किसी पर्टिकुलर लिमिट L को इफ़ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एक स्मॉल वैल्यू एप्सिलॉन मतलब वेरी स्मॉल विच लाइज बिटवीन 0 and 1. वो किस तरीके से होगा? जो डिपेंड करेगा किसी पॉजिटिव इंटीजर m के ऊपर. जैसे आपके पास यहाँ पे m कोई ऐसा आएगा तो हम देयर एग्जिस्ट, ठीक है, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल होगा ये वेरी स्मॉल, देयर एग्जिस्ट अ नंबर अ पॉजिटिव इंटीजर m डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन, ये m डिपेंड करेगा एप्सिलॉन पे, सच दैट मॉडुलस ऑफ an, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टर्म an, n की जगह पे 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फॉर ऑल n डिपेंडिंग अपॉन दिस एप्सिलॉन. क्या है? an और लिमिट के बीच में जो डिफरेंस होगा वो वेरी स्मॉल क्वांटिटी होगा, उनका जो डिफरेंस होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, और इस l को हम कहेंगे l इज़ द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस an, और हम इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं. देन वी से दैट द सीक्वेंस an इज़ कन्वर्जेंट. वो तभी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी विच इज़ l, और देयरफॉर हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक कांस्टेंट सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट. क्यों? क्योंकि एक कांस्टेंट सीक्वेंस जो हमने स्टार्टिंग में आपको डिफाइन की थी, कांस्टेंट सीक्वेंस में क्या था कि आपके पास सी सारे ही एलिमेंट्स सी हैं फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, तो लिमिट उसकी क्या आ रही है? सी आ रही है, बिकॉज हर एक की वैल्यू सी है. देयरफॉर अ कांस्टेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज कन्वर्जेंट. तो मतलब लेट an आपके पास कोई सीक्वेंस है, बी ए कांस्टेंट सीक्वेंस, देन तो an को आप क्या लिख सकते हो? c, क्योंकि फॉर ऑल n इसकी वैल्यू हमेशा c रहेगी.
देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि ए एन माइनस सी, जो डिफरेंस है, ए एन की वैल्यू क्या रह रही है हमेशा सी माइनस सी क्या आएगा, विच इज़ ज़ीरो, विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, हेंस एवरी constant sequence is a convergent sequence. Now let's see another very important example कि let consider a sequence हमने लिया 1 over n, ठीक है. For given epsilon हम इसके बारे में कहेंगे. तो for given epsilon greater than 0 however small there exists a positive natural number m such that m is greater than 1 over epsilon. It implies 1 over m is less than epsilon. Therefore, for all n greater than equal to m, 1 over n is less than equal to 1 over m less than epsilon. Therefore, we can write modulus 0 is equals to n less than epsilon for all n greater than m. Therefore, the sequence an converges to 0. Hence, we say the sequence an converges to 0. Now, next you check by yourself whether this sequence converges to 1 or not. Thank you.